गांव में 3 भाई रहते थे जिनका नाम कैलाश, रमेश और सुरेश था। सुरेश सबसे छोटा भाई था। दोनों बड़े भाई सुरेश को हर बात पर ताना मारते रहते और ज्यादातर काम उससे ही करवाते थे। वो दोनों बहुत लालची और मतलबी थे। भैया, छोटा भाई तो बड़ा नासमझ और भोला भाला है। कल जाकर ये अपनी जमीन का हिस्सा हमसे मांग सकता है। मैं क्या कहता हूँ, हम इसे किसी तरह घर से बाहर निकाल देते हैं और वो जमीन आधी आधी बांट लेते हैं। हाँ रमेश, क्या दिमाग चलाया तुमने। हाँ, ये बात सच है। कल जाकर ये छोटा भाई अपने हिस्से की जमीन जरूर मांग सकता है। अभी इसका हिसाब करना होगा। कैलाश रमेश के कान में कुछ बात करता है। अगले दिन दोनों भाई सुरेश के साथ बहस करने लगते हैं। देख सुरेश, तुझे तो पता है कि ये घर हमारे बड़े भैया कैलाश और मेरे नाम पर आधा आधा बटा है और इस घर में हम दोनों ही पैसे कमा कर भी लाते हैं। तो मैंने और कैलाश भैया ने ये फैसला किया है कि तू अब इस घर में नहीं रुक सकता। हाँ सुरेश, रमेश सही बात कर रहा है। और कल जाकर मेरी शादी हो गई तो तुम्हारी भाभी कहाँ रहेगी। देख भाई छोटे, अब ये सही वक्त है। तू अपने हिम्मत पर कुछ करके दिखा और अपना घर लेकर कहीं रह लेना। पर अब से तू इस घर में नहीं रुक सकता। पर भैया, मेरे पास कुछ काम भी नहीं। इतनी कड़ाके की ठंड में मैं कहाँ रहूंगा और क्या खाऊंगा। कृपया मुझे आपके साथ रहने दीजिए। मैं तब तक कुछ काम देख लूंगा। देख छोटे, ये तो तू हमारे उपकार समझ कि तुझे पहले ही इस घर से नहीं निकाला, पर अब ये ज्यादा हो रहा है। तू अब इस घर में नहीं रुक सकता। सुरेश बहुत विनती करता है पर दोनों मना कर देते हैं। ठीक है भैया, आप दोनों मुझसे बड़े हो और माँ बापू जी ने हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाया है। मैं चला जाता हूँ इस घर से। सुरेश भोला और सीधा साधा था। वो जल्दी से अपने दोनों भाई के सामने झुक जाता है। इतनी भारी ठिठुरती ठंड में मजबूरी में सुरेश अपना घर छोड़कर निकल जाता है। चलते चलते उसे शाम हो जाती। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। गांव में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। सुरेश ठंड से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहां अपना सिर छुपाए। वो चलते चलते जंगल में आ जाता है। सुरेश अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए और क्या करे। चलते चलते उसे जंगल में कुछ चोर दिखाई देते हैं जिनके पास चोरी की कीमती चीज होती है। आज तो बड़ा माल हाथ आया है। हाँ, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा माल है ये। राजा के राजमहल का खजाना है ये। वो तो अच्छा हुआ कि मंत्री जी ने हमें इस खजाने का रास्ता दिखाया। अब तो ये सारा धन मंत्री जी के घर पहुंचाना होगा, तभी अपना हिस्सा मिलेगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बड़ा भयानक शेर आता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, ये तो शेर है। जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना ये शेर तो हमें मार ही डालेगा। और वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। अरे बाप रे, कितना भयानक बाघ है। इसके पकड़ में आया तो मर ही जाऊंगा। सुरेश वहीं छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो शेर वहां से चला जाता है। सुरेश झाड़ियों से बाहर आता है। वो चोर तो बोल रहे थे कि ये राजमहल का खजाना है और इसमें सेनापति का भी हाथ है। जरूर राजमहल में कुछ गड़बड़ है। मुझे ये खजाना राजा के पास पहुंचाकर सारी सच्चाई बतानी होगी। सुरेश वो खजाने से भरा संदूक लेकर राजमहल की ओर निकलता है। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड भी अपना असली रूप दिखाने लगती है। उसे ठंड तो लग ही रही थी, पर चलते चलते वो बहुत थक भी जाता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और साथ में इस घने जंगल का डर भी था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, कौन हो तुम और देर रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? सुरेश बूढ़ी अम्मा को ऊपर नीचे देखता है और बाद में उस बूढ़ी अम्मा को सारी सच्चाई बता देता है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे भाइयों ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, पर अब इतनी ठंड में तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं बूढ़ी अम्मा, पर फिलहाल तो मैं राजमहल जा रहा हूँ। कुछ जरूरी काम करना है मुझे। क्या राजमहल? बेटा, राजमहल जाने में तो बहुत देर हो जाएगी और वैसे तुम्हारे पास इतना बड़ा संदूक है, कुछ कीमती चीज है क्या इसमें?
वैसे ये बूढ़ी अम्मा बड़ी सीधी सादी और अच्छे घर की लग रही है। पर बूढ़ी अम्मा, आप इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? और आप कहाँ रहती हो? अरे बेटा, मेरा तो कोई नहीं है। मैं अकेली जंगल के बाहर एक झोपड़ी में रहती हूँ। ठंड ज्यादा बढ़ गई है और घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, तो सोचा जल्दी से जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आऊं। सुरेश बूढ़ी अम्मा की इंसानियत को पहचान लेता है और उसे खजाने की सारी सच्चाई बता देता है। अच्छा, तो ये बात है बेटा, तुम तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर इतनी ठंड में तुम्हारा जाना ठीक नहीं है और रात में तो लुटेरे भी बहुत रहते हैं उस रास्ते पर। तुम एक काम करो, आज रात मेरे झोपड़े में रुक जाओ और कल सुबह होते ही चले जाना। वैसे बूढ़ी अम्मा तो सही बोल रही है, लुटेरों का खतरा तो रहेगा ही, और उनसे बच भी गया तो ये ठंड तो जरूर जान ले लेगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं आज आपके झोपड़े में रुक जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश बूढ़ी अम्मा के साथ झोपड़े में आ जाता है। एक कोने में सुरेश वो संदूक छुपा कर रख देता है। बूढ़ी अम्मा अलाव जलाती है, जिससे सुरेश को ठंड से थोड़ी राहत मिल जाती है। बेटा, तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? रुक, अभी तेरे लिए गर्मा गर्म सब्जी रोटी बनाती हूँ। बूढ़ी अम्मा जल्दी से चूल्हा जलाती है और सब्जी रोटी बनाने लगती है। सुरेश बूढ़ी अम्मा को देख रहा था। उसे मन ही मन ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो कोई माँ अपने बेटे से कई सालों से मिल गई हो। थोड़ी देर में गर्मा गर्म सब्जी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। बूढ़ी अम्मा सुरेश को वो गर्मा गर्म सब्जी रोटी एक थाली में परोसती है। सुरेश पहला निवाला लेता है। वो सब्जी रोटी इतनी स्वादिष्ट थी कि जल्दी जल्दी से वो सारी सब्जी रोटी खत्म कर देता है। वाह अम्मा, क्या सब्जी रोटी बनाई है। आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट सब्जी रोटी कभी नहीं खाई। आपके हाथों में तो जादू है। आपको तो कोई होटल चलाना चाहिए। देखना, बूढ़ी अम्मा, बहुत सारे लोग आपके होटल में आएंगे। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब्जी रोटी पसंद आई। और बेटा, मैं तो पहले होटल ही चलाती थी, इसलिए मुझे ये सब्जी रोटी बनाना अच्छे से आता है। सुरेश थोड़ा चौंक जाता है। क्या कहा बूढ़ी अम्मा? आप होटल चलाती थी? तो फिर आप यहाँ जंगल के बाहर झोपड़ी में क्या कर रही हो? एक ठंडी हवा का झोंका चल जाता है और थोड़ी देर के लिए बूढ़ी अम्मा मौन हो जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? आप रो क्यों रही हो? मुझसे कुछ गलती हुई क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरे सगे बेटे की है, जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये बात सुनकर तो सुरेश के होश उड़ जाते हैं। वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। बूढ़ी अम्मा, पर आपके बेटे ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? बेटा, जब मेरे बेटे की शादी हुई तब मेरे बेटे को मेरा बोझ लगने लगा और अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर कोई बात नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और तभी से रोज ऊपर वाले का नाम लेकर मैं जंगल के बाहर इस झोपड़ी में दिन काट रही हूँ। अम्मा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर आप चिंता मत करो। मैं ये खजाना पहुंचाने के बाद आपके बेटे को ढूंढ निकालूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे ढूंढेगा बेटा? वो तो सारी जमीन जायदाद बेचकर दूसरे राज्य गया है रहने के लिए, ताकि मेरा मुंह ना देखना मिले फिर कभी। सुरेश का चेहरा भी उतर जाता है। तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। रुक बेटा, मैं देखती हूँ। बूढ़ी अम्मा दरवाजे के टूटे हिस्से से बाहर झांक कर देखती है तो वो देखती है कि वही दो चोर दरवाजे पर है, जिन्होंने राजा का खजाना चुराया था। बेटा, लगता है कोई चोर है। क्या चोर? सुरेश डर जाता है और वो भी झांक कर देखता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो वही चोर है जिन्होंने राजमहल का खजाना चुराया है। लगता है खजाने को ढूंढते हुए वो यहाँ आए हैं। बाप रे बाप, अब क्या होगा? बूढ़ी अम्मा, ये वही चोर है जिन्होंने खजाना चुराया है।
अब क्या करेंगे हम? आप दरवाजा मत खोलिए। तू चिंता मत कर बेटा, मैं देखती हूँ। बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तो अगर तुम एक हट्टा कट्टा और एक सूखा पतला चोर, आज दोनों को खाने में मजा आएगा। बूढ़ी की इस आवाज से दोनों चोर डर जाते हैं। भाई ये कैसी आवाज है? लगता है यहाँ कोई चुड़ैल रहती है जो हमें खाने की बात कर रही है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है जंगल की चुड़ैल के बारे में। लगता है वो यही चुड़ैल है। अब यहाँ ज्यादा देर रुके तो ये जरूर दोनों को मार देगी। रुको, अभी मैं अपनी छुरी लेकर आती हूँ। तुम दोनों वहीं रुको, आ रही हूँ मैं। दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे वाह अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया। वो दोनों चोर तो आपसे घबरा कर भाग गए। हाँ बेटा, जब भी कोई चोर मेरे झोपड़ी के पास आता है, मैं उसे ऐसे ही डराकर भगा देती हूँ। अम्मा, आज आपके वजह से ही मुझे आपका ये स्वादिष्ट खाना खाने को मिला और चोरों से भी बच गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, कोई बात नहीं। अब तुम सो जाओ और कल जाकर ये खजाना राजमहल पहुँचा दो। अगले दिन सुरेश वो खजाना लेकर राजमहल आ जाता है। कौन हो तुम और इस बड़े संदूक में क्या है? इसमें राजा के लिए खजाना है। दोनों सिपाही हंसने लगते हैं। अरे इंसान, तूने अपनी हालत देखी है? तूने राजा के लिए ये संदूक भरकर सोना लाया है। सुरेश उन सिपाहियों को वो संदूक खोलकर दिखाता है। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारा सोना और जेवर है। ठीक है, तुम मिल सकते हो राजा से। प्रणाम महाराज। बोलो युवक, क्या बात है? हमारे लिए कुछ भेंट लाए हो? महाराज, दरअसल ये भेंट मेरी नहीं, ये तो आपके ही राजमहल की है। राजा थोड़ा चौंक जाता है। क्या मतलब है इसका? साफ साफ बताओ हमें। महाराज, मुझे आप ये बताइए, क्या आपके राजमहल की तिजोरी से खजाना कम हो रहा है? अरे बाप रे, ये बात इस आदमी को कैसे पता चल गई? ये तो अंदर की बात है। हाँ मतलब ये बात सच है, पर तुम्हें कैसे पता ये सब? सुरेश राजा को सारी कहानी सुनाता है। महाराज, और ये काम आपके ही किसी मंत्री का है। वो राजा चौंक जाता है। क्या कहा? ये चोरी किसी अंदर के आदमी ने ही की है? कौन है वो नालायक मंत्री? उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। राजा अपने सिपाहियों को कहकर सारे मंत्रियों की तलाशी लेने बोलता है। एक मंत्री के घर पे राजा का सारा चुराया खजाना मिल जाता है। राजा उस मंत्री को कठोर शिक्षा देते हैं और बाद में उस मंत्री को और उन चोरों को कारागार में बंद कर देते हैं। सच में सुरेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे वजह से ही हम उस चोर को पकड़ पाए हैं। हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हुए हैं और हम आज से ही तुम्हें हमारे राज्य का नया मंत्री घोषित करते हैं। हमें तुम्हारे जैसे ही सच्चे इंसान की जरूरत है सुरेश। महाराज, पर इस चोरों को मैंने अकेले ने नहीं पकड़ा। सुरेश उस बूढ़ी अम्मा के मदद के बारे में महाराज को बता देता है। महाराज उस बूढ़ी अम्मा पर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या चतुर बूढ़ी माता जी है। वाह वाह वाह। सुरेश, तो आज से तुम उन बूढ़ी माता जी के साथ यहीं हमारे राजमहल में रहोगे। और तब से बूढ़ी अम्मा को भी बेटे के रूप में सुरेश मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी उस राजमहल में रहने लगते हैं।